हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मैं यहाँ आपका दोस्त समीर सिंह, आपका एजुकेटर। मैं आपको पढ़ाना है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। तो और ऑडिट एंड ऑडिटर्स जो ये चैप्टर है अभी अपनी दी एंड पे चल रहा है। अब थोड़े से कुछ ही प्रोविजंस रह गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के, उनको कंप्लीट करते ही हमारा प्रोविजन जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। और फिर आप जो है आपकी उस पर कमांड भी आ जाएगी। और उसके जितने भी मैंने नोट्स हैं इसके, वहाँ मैंने आपको पास्ट वीडियो में भी बता रखा है कि टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो उसके भी मैंने सारे नोट्स डाल रखे हैं। तो अगर आपको नोट्स चाहिए जिससे आप एग्जाम टाइम में जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले तुरंत तुरंत जो है रीड आउट कर लें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के हमारे नोट्स को जो है डाउनलोड कर लेना अपनी गैलरी में, ताकि आपके लिए फ्यूचर में जब भी आपका एग्जाम होगा लॉ का, कंपनी लॉ का, ऑडिट एंड ऑडिटर्स का, तो उस टाइम पे ये काम आएगा। ठीक है। और अगर मेरे को ये वीडियो जो है मैंने पहले ही बता रखा है, ये वीडियो इंटरमीडिएट के लिए बीबीए, एमबीए, बीकॉम, एमकॉम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जो है ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंपनी लॉ 2013 इंट्रोड्यूस होती है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है ये। ठीक है। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मेरा जो स्कोप ऑफ विजन है वो बहुत ही वाइडर मैंने रखा है, ताकि कोई भी बच्चा जो है इसका बेनिफिट ले सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब कैसे करना पड़ेगा, वहाँ नीचे ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उस ब्लैक कलर के बटन को आप दबा दीजिए और बेल आइकन भी आप दबा सकते हैं। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। और ये मैं जैसा भी इस वीडियो में थ्रू आउट पढ़ाऊंगा और जैसा भी आपको पसंद आता है, तो आप उसका जो है कमेंट फीडबैक हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आपका फीडबैक पढ़ के मैं अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है। अगर आप लोग फीडबैक ही नहीं देंगे तो मेरे को अपनी कमियां नहीं पता चलेगी। अगर मेरी कंटेंट में कोई कमी होगी, मेरी क्वालिटी कंटेंट में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरी यहाँ स्लाइड पे देखा होगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ है। तो सर व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कैसे बताऊंगा। ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए जो है पहले आपने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। सर हमने लास्ट वीडियो में तो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स पढ़े थे, और ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है वो पढ़ा था, और हमने ओपिनियन ऑफ ऑडिटर पढ़ा था, और फिर हमने सेक्शन 144 की सेवन जो है सर्विसेज जो पढ़ी थी। अगर ऑडिटर ने रेंडर करी कंपनी को तो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सर हमने तो यही पढ़ा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा था। और जो सेक्शन 144, अगर आपको याद होगा कि सेक्शन 144 जो है उसमें मैंने 7 सर्विसेज बताई थी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि ऑडिटर अगर इन सर्विसेज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है कंपनी को रेंडर करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद आ रहा है आपको? सर हमें तो याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। अ, सर आप दिखा दीजिए एक बार तो मैं पूरा याद आ जाएगा। ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं अपने जो है प्रीवियस पेज पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखाऊंगा और उसको दोबारा से पढ़वाऊंगा कि उसमें सेक्शन 144 में क्या चीज़ लिखी हुई थी। ठीक है। देखिए सेक्शन 144 पे मैं आ गया। तो सेक्शन 144 में यहाँ पे लिखा था कि देखिए सर्विसेज सर्विसेज नॉट रेंडर्ड बाय ऑडिटर, सर्विसेज नॉट रेंडर्ड बाय ऑडिटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दिखा आपको? हाँ हाँ सर, दिख गया दिख गया। हाँ, तो इसी के मैं बात कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की। ठीक है। यानी कि अगर ऑडिटर ने ये सर्विसेज रेंडर कर दी, किसको किसको कंपनी को रेंडर कर दी, या उसकी होल्डिंग को, या उसकी सब्सिडरी को, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा सेक्शन 141 बोलता है कि सेक्शन 144 की कोई भी सर्विसेज ऑडिटर ने रेंडर कर दी कंपनी या उसकी होल्डिंग या सब्सिडरी को, तो ऑडिटर सेक्शन 141 के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। हमें तो ये समझ आ गया सर, डायरेक्टली का तो मतलब जहां तक हम जानते हैं कि ऑडिटर ने अगर खुद से ये सर्विसेज दी है तो हो जाएगा। लेकिन सर इनडायरेक्टली में हम लोगों को कन्फ्यूजन है, तो आप बता दीजिए। तो इनडायरेक्टली मैं बताता हूँ। तो इनडायरेक्टली जो है आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे कि इनडायरेक्टली होता क्या है। डायरेक्टली तो आप लोगों को सबको पता है कि भाई ऑडिटर गया या ऑडिट फर्म गया, उसने जाके खुद वो काम कर दिया, वो सर्विस दे दी, तो दैट इज नोन एज डायरेक्टली। ठीक है। बट इनडायरेक्टली क्या होता है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में सिखाऊंगा। तो अपने सब कान खड़े कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा जो भी मैं आपको बात बताऊंगा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। थ्रू आउट एग्जाम के लिए भी होगा और जो है आगे इन फ्यूचर के लिए भी होगा। तो चलिए हम अपने अगले पेज पे आ जाते हैं और इस प्रोविजन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल ऑडिटर की बात करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल ऑडिटर की हम लोग बात करते हैं। तो इंडिविजुअल ऑडिटर के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले इंडिविजुअल ऑडिटर से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल ऑडिटर या तो खुद से या रिलेटिव मतलब समझते हो ना, प्रीलिमिनरी में आपको रिलेटिव की डेफिनेशन बताई गई है। यहाँ पे कंपनी लॉ में रिलेटिव की डेफिनेशन में उसके मदर फादर भी आ जाते हैं, स्पाउस भी आ जाते हैं, सन और डॉटर भी आ जाते हैं, और बाकी जो रिलेटिव्स जो हैं कैजुअली वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो या तो इंडिविजुअल ऑडिटर या उसने खुद से या उसके किसी रिलेटिव ने या फिर इंडिविजुअल से कोई ऐसा पर्सन जो एसोसिएटेड है सच इंडिविजुअल, यानी उसका दोस्त, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स होते हैं दे आर नॉट इन द फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव, दे आर नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ रिलेटिव, तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया, दोस्तों को इधर पकड़ लिया। देखो, अ पर्सन एसोसिएटेड विद सच इंडिविजुअल, यानी वो पर्सन जो इंडिविजुअल उस ऑडिटर से जो है कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, ठीक है, किसी ना किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। या फिर एंटिटी इन विच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल एटलीस्ट 20% पेड अप शेयर कैपिटल। POSC का मतलब होता है पेड अप शेयर कैपिटल, इधर लिख देता हूं मैं, पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल। तो POSC का मतलब क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल, यानी क्या कहा गया कि कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि भैया अब आप जो है ए लिमिटेड है, आप ए लिमिटेड जो है, मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे ये ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड, ठीक है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड। अब आप जो है मिस्टर एक्स हो, जैसे अब मेरे को तो आपका नाम पता नहीं, तो आप, मैं मान लेता हूँ आप मिस्टर एक्स हो, ठीक है, तो आप मिस्टर एक्स हो, मैं ये मान लेता हूँ, और आप जो है इस कंपनी में प्रपोज्ड ऑडिटर अपॉइंट हुए, ठीक है, प्रपोज्ड ऑडिटर इस कंपनी में आप अपॉइंट हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपने सेक्शन 144 को दिमाग में रखा हुआ है, ठीक है। तो या तो आप या फिर आपका कोई रिलेटिव, कोई भी रिलेटिव जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले वो, या फिर आपका वो पर्सन जो आपसे एसोसिएटेड है, यानी आपसे कहीं ना कहीं किसी नेटवर्क में जुड़ा हुआ है, इनफॉर्मली या फॉर्मली, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कंपनी, मान लीजिए आप ए लिमिटेड में जो है ऑडिट करने जा रहे हो और बी लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है, ठीक है, बी लिमिटेड एक दूसरी कंपनी है। इस कंपनी में आपने अपनी ना 22% शेयर होल्डिंग ले रखी है, 22% आपने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, ठीक है, 22% कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं। और उसके बाद क्या कहा आपने कि अगर ये बी लिमिटेड जो है, ठीक है, बी लिमिटेड, आपने इस बी लिमिटेड से बोला कि ना जाके जो है ए लिमिटेड को ये सर्विसेज दे दो, ठीक है, और बी लिमिटेड ने लेट सपोज एक सर्विस ले लेता हूँ एक्चुरियल जैसे इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज दे दी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन की सर्विसेज देनी है, तो बी लिमिटेड ने जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की सर्विसेज ए लिमिटेड को दे दी, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। समझ आया आपको, यानी कि कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी एंटिटी, देखिए यहाँ पे एंटिटी लिखा हुआ है, एंटिटी का मतलब हर चीज आ जाती है, कंपनी, पार्टनरशिप, ठीक है। एंटिटी और कंपनी में फर्क होता है, कंपनी इज अ नैरो टर्म, एंटिटी इज अ ब्रॉडर टर्म, एंटिटी के अंदर सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एंटिटी, ठीक है, यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने दोबारा मैं इसको सुनाता हूँ, दोबारा इसको मैं बताता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई इंडिविजुअल ऑडिटर या तो उसने खुद से या उसके किसी रिलेटिव ने या फिर कोई उस इंडिविजुअल ऑडिटर का जो है पर्सन उससे एसोसिएटेड है किसी भी नेटवर्क में, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, चाहे दोस्त हो या फिर कोई भी फॉर्मल उसका रिलेशनशिप हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी एंटिटी जैसे कि आप हैं, आपका बी लिमिटेड में 22% की शेयर होल्डिंग है, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की जो है सर्विसेज दे दिया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की सर्विसेज दी, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते ए लिमिटेड में, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है, कि एटलीस्ट 20%, यानी कि 20% भी शेयर होल्डिंग होगी, 20% भी शेयर होल्डिंग होगी, और उसके बाद भी बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को सर्विसेज दी, तो भी आप नहीं होंगे। 20% से कम होना चाहिए। कहते हैं कि 20% या उससे ज़्यादा अगर आपकी किसी कंपनी में जो है शेयर होल्डिंग हो जाती है तो उस कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है, आपने पढ़ा होगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसका एक और पॉइंट है नीचे, तो देखिए अब इसका फोर्थ पॉइंट जैसा मैंने आपको बताया था, तो इसमें क्या है कि एंटिटी हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। तो ये क्या किया गया पॉइंट कि आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे आप हैं, ठीक है, अब आपको तीसरा पॉइंट तो समझ आ गया 20% पेड अप शेयर होल्डिंग वाला, कि अगर आपका किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और अगर उस कंपनी ने सर्विसेज दे दी तो आप प्रपोज्ड ऑडिटर जो है, आप फिर जो है ऑडिटर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन फोर्थ पॉइंट, जैसे कि कोई कंपनी है, अब जैसे ए ही लिमिटेड है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये आप है मिस्टर एक्स, ठीक है, यू आर अ मिस्टर एक्स, ठीक है, और आप जो है ए लिमिटेड में प्रपोज्ड ऑडिटर जो है
कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको चुन लिया कि आप जो है इस कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनेंगे, प्रपोज्ड ऑडिटर है अभी आप, ठीक है। और आप जो है एक कंपनी है, यही ले लेते हैं, जैसे बी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, बी लिमिटेड कंपनी है, और आप जो है बी लिमिटेड कंपनी जो है उसके जो है बैच लगा के घूमते हैं, या उसका कोई ब्रांड या ट्रेडमार्क जो है आप यूज़ करते हैं, ठीक है, ब्रांड और ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस बी लिमिटेड ने क्या किया, ए लिमिटेड को सर्विसेज दे दी, तो बी लिमिटेड के जो भी ब्रांड को ट्रेडमार्क को यूज़ करता है, ठीक है, तो ब्रांड को ट्रेडमार्क को यूज़ करता है, जो भी इंडिविजुअल यूज़ करता है, ठीक है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का, ठीक है। वो ऑडिटर नहीं बन सकता, तभी नहीं बन सकता अगर बी लिमिटेड ने सेक्शन 144 की सर्विसेज रेंडर कर दी हैं, ठीक है। यानी कि मैंने क्या कहा कि अगर आपका बी लिमिटेड ने, अगर आप जो है बी लिमिटेड का कोई भी, जैसे यही लिखा है ना एंटिटी, अगर एंटिटी ने अपनी सर्विसेज दे दी है जिसका नाम या ट्रेडमार्क या ब्रांड आप यूज़ करते हो, यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल, तो अगर उस इंडिविजुअल ऑडिटर ने उस एंटिटी का वो नाम यूज़ करता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे कि एक कंपनी होती है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंपनी का, हर कंपनी का अपना एक लोगो होता है, ठीक है। अब जैसे आप जो हैं, अब आपके क्या है कि अब आपका जो कहते हैं बैग है, आपके बैग पे रिलायंस इंडस्ट्री का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का लोगो लगा हुआ है, और आप उस बैग को हर जगह लेके जाते रहते हैं अपने ऑडिट ऑफिशियल वर्क के लिए, ठीक है। और उसके बाद से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ए लिमिटेड को कोई सर्विसेज दे दी, तो फिर आप ए लिमिटेड में ऑडिटर नहीं बन सकते। अगर वो सर्विसेज सेक्शन 144 की दी है तो ही नहीं बन सकते, सारी सर्विसेज की बात नहीं हो रही, सिर्फ 144 की सर्विसेज अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दे दी तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। तो फोर्थ पॉइंट का मतलब आपको समझ आया। तो एक बार ये सारा आप रिवाइज कीजिए। अब हम ऑडिट फर्म की बात करेंगे। देखिए, तो अब हम ऑडिट फर्म की बात करते हैं। तो इंडिविजुअल ऑडिटर आप सभी को समझ आ गया होगा, तो इंडिविजुअल ऑडिटर का मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो को पीछे दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, ठीक है। तो अब मैं जो है ऑडिट फर्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऑडिट फर्म जो है उसका कैसे इनडायरेक्टली होता है। देखिए, अगर ऑडिट फर्म ने खुद करा है तो दैट इज डायरेक्टली, ऑडिट फर्म ने खुद करा है, कोई सर्विस दी है तो ये डायरेक्टली है, ठीक है। खुद करा मतलब सर, खुद करा मतलब ये कि ऑडिट फर्म जो है, जैसे केपीएमजी ने अगर कोई भी सेक्शन 44 की सर्विसेज दे दी इन द नेम ऑफ फर्म, अगर केपीएमजी के नाम पे कि भाई केपीएमजी ने जो है इन्वेस्टमेंट किया, बैंकिंग डिसीजन की जो है सर्विसेज दे दी है, और किसके नाम पे दी, केपीएमजी खुद के नाम पे दे रही है, तो ये डायरेक्टली है, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको समझ आया। अब इनडायरेक्टली आपको बताता हूँ। या फिर केपीएमजी का कोई पार्टनर, केपीएमजी का पार्टनर, अगर कोई कंपनी को कोई भी पार्टनर हो गया केपीएमजी का, ठीक है, और अगर उस पार्टनर ने सर्विसेज दी है तो भी केपीएमजी जो है इनडायरेक्टली आ जाएगा और केपीएमजी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी। अगर उसने 144 की सर्विसेज दी है तो, सारी सर्विसेज नहीं कह रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 144 सर्विसेज, नॉट द ऑल सर्विसेज, ठीक है। सारी सर्विसेज दे सकते हैं अदर देन सेक्शन 144, कीप इन माइंड दैट, ठीक है। जब मैं सर्विस बताऊं तो मैं सेक्शन 144 का टारगेट कर रहा हूं इधर, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये बात, ठीक है। तो ऑडिट फर्म है, जैसे केपीएमजी का ही मैंने अपने में एग्जांपल ले लिया, केपीएमजी का एग्जांपल ले लिया। केपीएमजी ने या तो खुद दी है सर्विसेज अपने नाम पे, या उसके किसी पार्टनर ने दी है, या फिर पेरेंट, या फिर सब्सिडरी, या फिर एसोसिएट ऑफ फर्म, उस फर्म की कोई पेरेंटिंग फर्म होगी, या फिर सब्सिडरी फर्म है या एसोसिएट फर्म है, उसने दे दी सर्विसेज, या फिर एंटिटी इन विच फर्म और एनी पार्टनर हैज सिग्निफिकेंट कंट्रोल यानी कि क्या कह रहा है। अब जब चैप्टर 7 पढ़ेंगे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और सिग्निफिकेंट कंट्रोल दोनों में फर्क है, और दोनों एक्चुअली में होते क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अभी जो है सिग्निफिकेंट कंट्रोल को समझिए कि यहाँ वहां पे ना उस कंपनी पे आपका जो है सिग्निफिकेंट यानी कि प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली उस कंपनी पे कंट्रोल है, उस एंटिटी पे कंट्रोल है, कंपनी नहीं एंटिटी पे कंट्रोल है, ठीक है। यानी कि प्रभावशाली कंट्रोल है उसकी एंटिटी के मैनेजमेंट में, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। तो देखिए, पेरेंट, सब्सिडरी और एसोसिएट ऑफ फर्म, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट है, तो आपको समझ आ गया कि अगर केपीएमजी है, केपीएमजी की पेरेंटिंग कंपनी है, या कोई सब्सिडरी कंपनी है, कोई एसोसिएट कंपनी है, ठीक है, उसने अगर कोई सर्विसेज दे दी सेक्शन 144 की, तो भी केपीएमजी जो है वो 144 वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 141 में, ठीक है। या फिर एंटिटी इन विच फर्म और एनी पार्टनर हैज अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल, जैसे मैं आपको बताता हूं कि पीएमजी का है डिलॉयट में, मान लीजिए सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, और डिलॉयट ने सेक्शन 144 की सर्विस दे दी, कि पीएमजी ऑडिट नहीं कर सकता, स्टैट ऑडिट नहीं कर सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है।
लेकिन डिलॉयट है या फिर डिलॉयट के किसी पार्टनर ने, जैसे मिस्टर एक्स जो है डिलॉयट के पार्टनर, उन्होंने 144 की सर्विसेज दे दी कंपनी को, तो केपीएमजी जो है उस केस में भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि केपीएमजी का डिलॉयट में सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल। तो अगर केपीएमजी का सिग्निफिकेंट कंट्रोल है किसी एंटिटी में, एंटिटी में सब कुछ आ जाता है, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एंटिटी यानी कि अगर केपीएमजी का किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट कंट्रोल है और उस एंटिटी ने 144 की सर्विस दे दी, या उस एंटिटी के किसी पार्टनर ने 144 की सर्विस दे दी, केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन पाएगा उधर। समझ आ गया आपको? सिंपल यही पॉइंट ये कह रहा था, ठीक है। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि एंटिटी हुज नेम या फिर ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय फर्म और एनी पार्टनर। ये क्या कह रहा है कि एंटिटी हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड यूज्ड बाय फर्म और एनी पार्टनर, यानी कि जैसे कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो गई। अब जैसे केपीएमजी है, केपीएमजी जो है वो अपने लोगो जो है, केपीएमजी का लोगो है, वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ना नाम उन्होंने RIL लिख रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिख रखा है। केपीएमजी ने अपने नाम के आगे RIL लगवा रखा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जो है डिनोट कर रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि केपीएमजी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो एक एंटिटी है उसका नाम यूज़ कर रही है, और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है सेक्शन 144 की सर्विसेज जो है ए लिमिटेड को दे दी। सेक्शन 144 की सर्विसेज ए लिमिटेड को दे रहे हैं, और अगर उन्होंने सेक्शन 144 की सर्विसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ए लिमिटेड को दे दी, केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन पाएगा ए लिमिटेड में। यही पॉइंट कह रहा है। या फिर केपीएमजी RIL ना लगा रही हो, लेकिन केपीएमजी का कोई भी पार्टनर है, जैसे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स इज अ पार्टनर ऑफ केपीएमजी, ठीक है। वो केपीएमजी के पार्टनर है मिस्टर एक्स, और उन्होंने क्या किया कि वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसका जो है बैग यूज़ कर रहे हैं, जिस बैग पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का लोगो लगा हुआ है, तो भी केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि केपीएमजी का पार्टनर जो है, एक पार्टनर वही चीज़ें यूज़ कर रहा है, मिनिमम एक भी यूज़ करेगा तो पॉसिबल नहीं है, केपीएमजी स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता। यही इसमें लिखा हुआ है कि एंटिटी, यानी एंटिटी ने सर्विसेज दी है जिसका नाम या फिर जिसका ट्रेडमार्क या फिर जिसका ब्रांड फर्म यूज़ कर रहा है, या फिर उसके पार्टनर, कोई एनी पार्टनर यानी कोई भी पार्टनर यूज़ कर रहा है, तो वो जो है, वो जो ऑडिट फर्म है या फिर जो पार्टनर है वो जो है नहीं बन सकते, क्योंकि इसको मान लिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में कि वो ऑडिट फर्म जो है इनडायरेक्टली वो सर्विसेज दे रही है। समझ आ गया आपको? तो अभी ऑडिट फर्म का जो है याद कीजिए फटाफट से, और याद करके जो है हम अगली जो है स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको रिवाइज हो गया होगा तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, और नेक्स्ट पेज आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। नेक्स्ट पेज क्या लिखा है सर? नेक्स्ट पेज लिखा है रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर। तो सर ये क्या हुआ? तो देखिए मैं बताता हूँ ये क्या हुआ। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय ऑडिटर, ठीक है। यानी कि अगर ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान, ऑडिट करते टाइम अगर फ्रॉड की खुशबू आ गई, या उसने फ्रॉड की खुशबू आई, तो उसने क्या किया, उसने ऐसे 200 में आपने पढ़ा होगा कि उसको जो है एडिशनल प्रोसीजर करने पड़ते हैं अदर देन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के, और उसने एडिशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करके अगर उसने जो है फ्रॉड को पकड़ लिया, फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया ऑडिटर ने कि कंपनी और उसके मैनेजमेंट को, फ्रॉड कंपनी एंड उसके मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स को धोखा दे रहे हैं, क्रेडिटर्स को धोखा दे रहे हैं, गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड करके उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड को अप्रोविजन को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैंने आपको अभी बताया कि अगर ऑडिटर को ऑडिट करने के दौरान उसको जो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा एडिशनल प्रोसीजर को फॉलो करके उसने, ऑडिटर ने फ्रॉड को डिटेक्ट कर लिया, फ्रॉड को पकड़ लिया, और फ्रॉड को जो है गवर्नमेंट को सबके सामने वो लेकर आया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर कंपनी अपने स्टेक होल्डर्स को धोखा दे रही है, उनको मिसलीड कर रही है, और अगर ऑडिटर ने फ्रॉड को पकड़ा है, और अगर वो फ्रॉड कंपनी ने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का किया है, कंपनी जो है कंपनी हैज़ कमिटेड अ फ्रॉड ऑफ अबाउट 1 करोड़ और मोर अमाउंट, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा मोर या उससे 1 करोड़ का फ्रॉड किया है, कंपनी ने कमिट किया है, तो कंपनी ने या फिर उसके ऑफिसर्स ने, एम्प्लॉय ने, कंपनी के, उन्होंने कमिट किया है। तो कमिट का मतलब होता है, कमिटेड मतलब कि वो हरकत करी है, ठीक है, ये वो हरकत करी है। तो अगर ऑडिटर ने फ्रॉड को पकड़ लिया, तो
तो हम उसकी जो है रिपोर्टिंग प्रोविज़न पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कंपनी का मैनेजमेंट ने 1 करोड़ का फ्रॉड किया है, ठीक है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड किया है। और क्या किसने फ्रॉड किया है? उसके ऑफिसर्स ने या उसके एम्प्लॉय ने किया है कंपनी के, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, फ्रॉड। तो उसमें क्या करेगा ऑडिटर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना रिपोर्ट कर देगा इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड। तो मैनर प्रिस्क्राइब्ड जो है वो कहते हैं ऑडिट में आप पढ़ेंगे पूरा डिटेल में मैनर प्रिस्क्राइब्ड क्या होता है। यहाँ थोड़ा बहुत ही बताया हुआ है, ज़्यादा नहीं बताया हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बता रखा है, कंपनी लॉ में कम बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ट। अब देखिए इसका आगे का प्रोविजन पढ़ते हैं। अब आपको तो पता चल गया कि कंपनी ने 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फ्रॉड कर रखा है, ठीक है, और कंपनी ने फ्रॉड किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा मैंने प्रिस्क्राइब में। अब क्या, कैसे, क्यों, किस तरीके से करेगा, वो आगे का प्रोविजन अभी हम पढ़ के समझते हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्ट करेगा, ऑडिटर जो है रिपोर्ट करेगा किसको? बोर्ड को रिपोर्ट करेगा या फिर वो ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम उसको जो टाइम दिया है वो 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिनों के अंदर अंदर उसको जो है, वैसे तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसको फिर भी कंपनी लॉ ने 2 दिन का मैक्सिमम टाइम दे रखा है, ठीक है, और वो जो है मैनेजमेंट से जो है यानी ऑडिट कमेटी या बोर्ड जो है उसको रिप्लाई देंगे विदिन 45 डेज के अंदर रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन देंगे, ठीक है, कि मैनेजमेंट की तरफ से क्या रिप्लाई आता है उसका। जब ऑडिटर ने जो है ऑडिट डिटेक्ट करके उस रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को दिया, तो मैनेजमेंट का क्या जवाब आता है उसका प्रोविजन अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए रिप्लाई ऑब्जर्वेशन, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से अगर कोई रिप्लाई या ऑब्जर्वेशन अगर रिसीव हो गया तो क्या प्रोविजन है, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो क्या प्रोविजन है। इन दोनों ही प्रोविजंस को अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिसीव हो गया तो क्या होगा। तो ऑडिटर को अगर 45 दिनों के अंदर अंदर रिसीव हो गया तो फॉरवर्ड कर देगा उसको आगे, वो फॉरवर्ड कर देगा उस रिपोर्ट को अलॉन्ग विद रिप्लाई विद इन 15 डेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी ना, यहाँ रिपोर्ट का मतलब होता है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, जो भी उसने ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी वो, और रिप्लाई जो मैनेजमेंट की तरफ से रिप्लाई आया है वो, ठीक है। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो भी रिप्लाई आया है और ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों को ये जो है 15 दिनों के अंदर अंदर भेज देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिस दिन उसको जो है रिप्लाई रिसीव हुआ उसके 15 दिनों के अंदर अंदर। समझ आया आपको? अब हम देखते हैं उसको रिसीव नहीं हुआ तो क्या प्रोविजन है। तो वो क्या करेगा उस केस में, वो रिपोर्ट फॉरवर्ड कर देगा रिपोर्ट को। ऑडिट रिपोर्ट तो उसके पास होगी ही, ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट को फॉरवर्ड कर देगा अलॉन्ग विद अ नोट। वो एक नोट भी देगा, साथ साथ में एक नोट भी लिख के देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, नोट ऑफ डिटेल्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ विच नो रिप्लाई रिसीव्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि वो लिख के देगा कि हमने जो है, मैंने क्या किया, मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट जो है मैनेजमेंट को इशू करा, लेकिन मैनेजमेंट ने 45 दिन हो गए लेकिन मैनेजमेंट ने अब तक कोई रिप्लाई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया। वो एक नोट लिख के जो है, डिटेल में नोट लिख के नोट ऑफ रिपोर्ट बनाएगा और उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। उसमें ये क्या बताएगा कि कोई भी रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है हमें, ठीक है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा बता के, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद थर्ड प्रोविजन देखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए थर्ड प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्ट सेंट टू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन सील्ड कवर। वो कैसे रिपोर्ट भेजेगा, वो रिपोर्ट सेंड करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हम जानते हैं ना, एमसीए को, एमसीए, हाँ एमसीए जो है, तो एमसीए के जो सेक्रेटरी हैं उनको जो है रिपोर्ट सेंड करेगा सील्ड कवर में, ठीक है, सील्ड कवर में करेगा। और कैसे, रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। ये क्या है रजिस्टर्ड पोस्ट? तो देखिए या तो रजिस्टर्ड पोस्ट, अब देखिए जो है ऑडिटर के पास 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन उसके पास अवेलेबल होते हैं, या तो वो जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज दे या स्पीड पोस्ट। तो देखिए रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो सर ये एक्नॉलेजमेंट ड्यू क्या होता है, रजिस्टर्ड पोस्ट अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऑडिटर ने रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू यानी ऑफलाइन जो है थ्रू भेजा है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को अगर भेजा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को भेजा है, तो उसको जो है एक एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी भेजना होगा कि वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो सेक्रेटरी है उस पर साइन करे, और वो साइन जो है वापस से ऑडिटर के पास जो एक्नॉलेजमेंट ड्यू है वापस से आए, ताकि ऑडिटर ये इंश्योर कर सके, ताकि ऑडिटर ये इंश्योर कर सके कि जो उसने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजा था ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई है। तो रजिस्टर्ड पोस्ट से जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू भी भेजेगा, और एक्नॉलेजमेंट ड्यू पे साइन होने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट ड्यू वापस ऑडिटर के पास आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है रजिस्टर्ड पोस्ट का, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पीड पोस्ट, या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज सकता है, ठीक है,
और या फिर जो है और उसके बाद ईमेल फॉर कंफर्मेशन, और उसके बाद जो है वो भेजेगा स्पीड पोस्ट से, तो कंफर्मेशन के लिए कि हमें भाई मिल गया है, जो सेक्रेटरी है वो ईमेल कर देगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों ही केसेस में आप देख रहे होंगे कि ऑडिटर जो है कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि सर आपको ऑडिट रिपोर्ट पहुंची है या नहीं पहुंची है, वेदर इट्स ड्यू, वेदर बाय द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट ड्यू और बाय द हेल्प ऑफ ईमेल, ठीक है। किसी ना किसी जो है कि थ्रू से वो कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है कि उनको पहुंच गया या नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर पोस्ट भेजेगा तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू, स्पीड पोस्ट से भी भेज सकता है और ईमेल भी कर सकता है फॉर कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गई। अब अगले प्रोविजन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, और जैसा कि अब आपको वीडियो में दिख रहा होगा, हम नेक्स्ट पेज पे आ रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ऑन द लेटर हेड ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर जो है वो जब रिपोर्ट भेजेगा तो रिपोर्ट के लेटर हेड पे क्या भेजेगा। लेटर हेड मतलब समझते हैं कि वो लेटर हेड मतलब उसकी जो हेडिंग है, लेटर हेड जो है, यानी कि ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट भेजेगा तो उस पर लेटर हेड पे क्या लिखेगा, जो उसका लेटर हेड, जो उसका टॉपिक होता है, जो सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो वहाँ पे क्या लिखेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखेगा, सबसे पहले पोस्टल एड्रेस लिखेगा कि कहाँ पे जो है जाना चाहिए। लेटर हेड का मतलब समझ रहे हैं ना, जो ऊपर सबसे बड़ा बड़ा लिखा होता है। आप जब आपने अगर ऑडियो ऑफलाइन जो है चिट्ठी भेजी होगी तो आपको उसको लेटर हेड पता होगा कि लेटर हेड पे सारी जो है एड्रेस वेड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें जो है लिखी जाती है लेटर हेड पे, ठीक है। तो उस पर जो है ऑडिटर क्या लिखेगा, पोस्टल एड्रेस लिखेगा कि भैया किधर जाना है, वहाँ का एड्रेस लिखेगा, ईमेल एड्रेस लिखेगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेगा, ठीक है, साइंड बाय ऑडिटर, और उस ऑडिटर के सिग्नेचर होंगे, और ऑडिटर की मेंबरशिप नंबर होगी। मेंबरशिप नंबर जब आप आईसीआई का एग्जाम क्लियर करते हैं तब आपको मेंबरशिप नंबर मिलता है, उस मेंबरशिप नंबर को भी उधर लिखना ज़रूरी है, ठीक है। मेंबरशिप नंबर को भी, ये तभी होगा अगर फ्रॉड 1 करोड़ है उससे ज़्यादा का है, ठीक है। तो मेंबरशिप नंबर भी जो है ऑडिटर को लिखना होगा, ठीक है। और वो रिपोर्ट किस में करेगा, फॉर्म ADT 4 में, ठीक है। ही हैज़ टू रिपोर्ट इन अ फॉर्म ADT 4 टू द सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अब आपको समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे कि अगर फ्रॉड जो है वो 1 करोड़ से कम का है, इफ फ्रॉड इज अ लेस देन 1 करोड़, ठीक है, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो उसके प्रोविजन ध्यान से समझिएगा। तो उस केस में जो है वो रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी को या बोर्ड को इमीडिएटली, लेकिन मैक्सिमम 2 डेज के अंदर। आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। अब उस मैटर स्पेसिफाइड इन रिपोर्ट में वो क्या लिखेगा ऑडिटर, वो देखते हैं हम रिपोर्ट में क्या लिखेगा। तो देखिए, मैटर स्पेसिफाइड इन रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर जो रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजेगा, जब वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजेगा तो उसमें क्या मैटर को स्पेसिफाई करेगा। स्पेसिफाई मतलब उसमें क्या डिस्क्लोज करेगा। पहले डिस्क्लोज करेगा नेचर ऑफ फ्रॉड, कि फ्रॉड किस तरीके का कंपनी ने या उनके ऑफिसर्स ने जो है कमिट करा है, ठीक है। किस तरीके का फ्रॉड, किस नेचर का था वो कमिट करा है। वो सर्कमस्टांसेस के बेस पे जो है अलग अलग चेंज होता रहता है कि अगर कंपनी ने इस टाइप का फ्रॉड करा है तो ये, जैसे कि स्कैम करा है या फिर शेयर होल्डर्स के पैसों का गलत यूज़ करा है, तो नेचर ऑफ फ्रॉड जो है ऑडिटर यहाँ पे डिस्क्लोज कर देगा। और डिस्क्रिप्शन भी डिस्क्लोज करेगा। डिस्क्रिप्शन मतलब उसको डेप्थ में, उसकी इन डिटेल जो है नेचर ऑफ फ्रॉड की डिस्क्रिप्शन भी बताएगा पूरा डेप्थ में, ठीक है। और अप्रोक्सीमेट अमाउंट की कितना फ्रॉड हुआ है वो भी बताएगा। एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट, जैसे कि कंपनी ने जो है, अप्रोक्सीमेट अमाउंट का मतलब होता है अगर कंपनी ने 59323 का फ्रॉड किया है, 592 यानी 59,323 का फ्रॉड किया है, तो ये बोल देगा कि कंपनी ने 59,000 का फ्रॉड किया है। समझ आ गया आपको। अप्रोक्सीमेशन मतलब कि यानी लगभग अमाउंट कितना है वो बता देगा। और कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है, यानी कि किन किन पार्टीज ने जो है इस फ्रॉड को कमिट करा है। ये जब फ्रॉड हुआ तो कौन कौन सी पार्टीज जो थी इसमें मिली हुई थी, मतलब मैनेजमेंट के कौन कौन से लोग मिले हुए थे। समझ आ रहा है आपको। ठीक है। अब जो है अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब डिटेल्स डिस्क्लोज्ड इन बोर्ड्स रिपोर्ट रिलेटेड टू फ्रॉड, ठीक है। अगर आपने चैप्टर 7 पढ़ा, सॉरी अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा तो चैप्टर 9 का सेक्शन 133 कहता है कि कंपनी को बोर्ड्स रिपोर्ट हर साल बनानी पड़ती है, ठीक है। बोर्ड्स रिपोर्ट हर साल बनानी पड़ती है। तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है कि वो जो है इस डिटेल्स को डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज मतलब उसमें बोर्ड्स रिपोर्ट में जो है लिखे, उन डिटेल्स को लिखे जो फ्रॉड से रिलेटेड है। तो उनको बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखना होगा क्या, नेचर ऑफ फ्रॉड भी लिखना होगा, डिस्क्रिप्शन उसका लिखना होगा जो ऑडिटर ने लिख के दिया है, अप्रॉक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व कितना था वो उनको बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये बोर्ड्स रिपोर्ट जो है ये शेयर होल्डर्स पढ़ते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। बोर्ड्स रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये AGM में जो है ले डाउन करी जाती हैं, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है।
पार्टीज इन्वॉल्व जो है तो वो भी जो है उसको बोर्ड रिपोर्ट में लिखना होगा। इफ रेमेडियल एक्शन नॉट टेकन, अगर रिमेडियल एक्शन मतलब कि उनके खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया है, उसने उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन नहीं लिया है तो पार्टीज इन्वॉल्व लिख दो। ठीक है, रिमीडियल एक्शन टेकन यानी कि अगर रिमीडियल एक्शन ले लिया है तो कौन कौन से एक्शन लिए हैं जो पार्टीज इन्वॉल्व थी या फिर जो अमाउंट का फ्रॉड था, तो किसको डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से रेमेडियल को एक्शंस को कंपनी ने या उसके मैनेजमेंट ने लिया है। ठीक है, तो उसको भी बोर्ड्स रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंपलसरी कंपनी लॉ 2013 ने ये बोला कंपलसरी है, लेकिन ये उसी केस में होगा अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है। 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का है तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये न्यूज़ जाएगी। ठीक है, उस केस में जो है मैनेजमेंट की बात नहीं सुनी जाएगी यहाँ पे बिल्कुल भी। तो अब आगे के पेज पे चलते हैं। तो अब ये जो है मैंने आपको बताया, हम अदर रिलेटेड पॉइंट्स भी अब एक बार पढ़ लेते हैं। अदर रिलेटेड पॉइंट्स, इससे क्या पॉइंट्स अदर रिलेटेड जो कंपनी लॉ में दे रखे हैं। तो जो मैंने आपको ये सेक्शन पढ़ा है, फ्रॉड वाला जो सेक्शन पढ़ा है, ये सेक्शन इक्वली अप्लाई होता है सेक्रेटेरियल ऑडिटर पे भी और कॉस्ट ऑडिटर पे भी। सेक्रेटेरियल और कॉस्ट ऑडिटर दोनों पे अप्लाई होता है ये। तो क्या लिखा है इसमें फर्स्ट पॉइंट में, इसमें लिखा है कि ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इक्वली अप्लाई टू सेक्रेटेरियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर। तो आपको तो ये अच्छे से पता होगा कि सेक्रेटेरियल ऑडिटर यानी सेक्रेटेरियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट सिर्फ सीएस और सीएमए ही कर सकते हैं, यानी कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। यानी सेक्रेटेरियल ऑडिटर एक कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है और एक जो है कॉस्ट ऑडिटर सीएमए बन सकता है। ठीक है, तो ये सेक्शन जो मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाई, ये जो सेक्शन पढ़ाया, ये सेम सेक्रेटेरियल ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर के लिए भी एप्लीकेबल है और साथ साथ जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये। ठीक है, दूसरा, ऑडिटर ने अगर अपनी ड्यूटी गुड फेथ में करी है, यानी कि उसने जब अपनी ड्यूटी करी, जब उसने ऑडिट करा तो उसने गुड फेथ में करा, यानी उसका जो है कंपनी को चीट करने का या कंपनी को जो है फ्रॉड, कंपनी से मिलकर फ्रॉड करने का, ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचाने का कोई मोटिव नहीं था। ठीक है, यानी कि उसने गुड फेथ में सब कुछ करा, लेकिन उसके कहते हैं गुड फेथ में करने के बाद भी अगर कंपनी में फ्रॉड पकड़ा जाता है, फ्रॉड हैपन है, तो उसके लिए ऑडिटर लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडिटर ने अपनी ड्यूटीज गुड फेथ में करी थी। ठीक है, अगर ड्यूटीज गुड फेथ में होती हैं तो उसके बाद भी अगर फ्रॉड हैपन, अगर फ्रॉड होता है उसके बाद भी, तब उसके लिए ऑडिटर लायबल नहीं होगा बिल्कुल भी। ये कंपनी लॉ में साफ साफ लिख के दे दिया। ठीक है, अब देखिए, ऑडिटर ने अगर पेनल्टी जो है, पेनल्टी, ठीक है, तो देखिए पेनल्टी, माफ़ कीजिएगा थोड़ी सी खांसी आ गई थी, तो ये पेनल्टी जो है, तो पेनल्टी को हम देख लेते हैं। अगर आपको तो पता है कि बहुत सारी कंपनी होती है, तो यहाँ पे कंपनी लॉ में दो में बाइफरकेट कर रखा है, एक लिस्टेड कंपनी और एक अदर देन लिस्टेड कंपनी, एनी अदर कंपनी। ठीक है, तो अगर कोई लिस्टेड कंपनी फ्रॉड करती है, कोई लिस्टेड कंपनी फ्रॉड करती है तो 5 लाख की उस पर पेनल्टी लगाई गई है, और एनी अदर कंपनी के लिए ये 1 लाख की पेनल्टी है। ठीक है, ये 1 लाख की पेनल्टी है। अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में ऑडिट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट के लिए। गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट के कुछ प्रोविजंस हैं, उनको हम पढ़ते हैं। मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था, जहां गवर्नमेंट कंपनी आ गई वहां सीएजी आ गया, कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इधर भी आ रहा है, देखिए कैसे। तो देखिए, ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑडिटर को तो वही अपॉइंट करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिट ऑफ अकाउंट्स इन मैनर रिक्वायर्ड प्लस डायरेक्टेड बाय सीएजी। ठीक है, अब अकाउंट्स की जो ऑडिट होगी वो किस तरीके से ऑडिट होगी? जैसे सीएजी कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मैनर रिक्वायर्ड कर रखा होगा, जैसा प्रिस्क्राइब कर रखा होगा, उस हिसाब से गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करी जाएगी। प्लस डायरेक्टेड बाय सीएजी, यानी कि सीएजी जो है उसको जो है इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर्स देगा। ठीक है, तो डायरेक्टेड बाय सीएजी यानी ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शन देना जो है वो कंटेम्पलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही करेगा ऑडिटर को, और उस ऑडिटर को सीएजी ही अपॉइंट करता है। ठीक है, अब सबमिशन ऑफ कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू सीएजी, और जैसे ही वो ऑडिटर जो है जिसको सीएजी ने अपॉइंट किया था, वो ऑडिटर अपनी ऑडिट कंप्लीट करके अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट उसको जो है उसकी एक कॉपी कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करानी पड़ेगी। ही हैज़ टू सबमिट द कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटेम्पलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और उसको जो है ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करानी पड़ेगी सीएजी को। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट जो है उसमें डायरेक्शंस इशूड बाय सीएजी प्लस एक्शन टुक प्लस इम्पैक्ट ऑफ एक्शन ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी। ये क्या क्या है पॉइंट, तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। तो इस पॉइंट का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन इशूड बाय सीएजी प्लस एक्शन। तो देखिए, इस पॉइंट का मतलब क्या होगा कि अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट कंटेम्पलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को दी, ठीक है,
तो कंटेम्प्रेरी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो ये बता सकता है कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकता है ऑडिटर को कि उसको किस तरीके से उसको किस तरीके से जो है ऑडिट को उसकी ऑडिट रिपोर्ट उसको करना चाहिए, प्लस वो एक्शंस भी ले सकता है और इम्पैक्ट ऑन एक्शन ऑन अकाउंट्स। और जब वो एक्शन लेगा, जब वो एक्शन किसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, वो एक्शन उस ऑडिटर के अगेंस्ट भी ले सकता है, ठीक है, जिसको उसने अपॉइंट किया था, ठीक है। उसको डायरेक्शन इशू कौन करता है, सीएजी ही करता है। एक्शंस भी वो उस ऑडिटर के अगेंस्ट ले सकता है और वो इम्पैक्ट ऑफ एक्शन ऑन अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, और उस एक्शन से कंपनी के अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या है उसका भी जो इम्पैक्ट है वो क्या हो सकता है कि उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो किस तरीके से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे असर डाल रहा है उस एक्शन से, ठीक है। तो उस चीज को भी जो है ऑडिट रिपोर्ट में ना उस चीज को भी सीएजी देखता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए अब हम 5th पॉइंट पे आ गए हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अगर ऑडिटर ने जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है सीएजी को दे दी, उसके बाद क्या होगा कि 60 दिनों के अंदर अंदर विद इन 60 डेज के अंदर सीएजी हैज़ अ राइट टू कंडक्ट अ सप्लीमेंट ऑडिट। सप्लीमेंट ऑडिट मतलब सर, सप्लीमेंट ऑडिट मतलब जो ऑडिट हुआ उस ऑडिट का ऑडिट करवाना, ठीक है। यानी कि अपनी तरफ से सीएजी एक सप्लीमेंट ऑडिट, यानी कि ये जो है एक जो है लेमन तरीके से ऊपर से एक दोबारा से ऑडिट करवा सकता है, ठीक है, दोबारा से ऑडिट करवा सकता है 60 दिनों के अंदर अंदर, प्लस कमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट और ऑन सप्लीमेंट ऑफ सच रिपोर्ट, ठीक है। यानी कि सप्लीमेंट यानी कि उस पर क्या कमेंट आया, ऑडिट रिपोर्ट जो भी ऑडिटर ने जो दी और उसका उस पर सीएजी ने क्या कमेंट किया, या फिर उसके सप्लीमेंट उसके रिपोर्ट जो सप्लीमेंट ऑडिट थी उसके रिपोर्ट पे क्या कमेंट किया, ठीक है। ये जो है सीएजी को 60 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स ऑफ सीएजी ऑन ऑडिट रिपोर्ट और सप्लीमेंट। अगर सीएजी ने, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सीएजी जो है कमेंट करेगा 60 दिनों के अंदर या तो ऑडिट रिपोर्ट पे या सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट पे, ठीक है। तो जो भी कमेंट करेगा वो क्या करेगा उस कमेंट को, तो वो क्या कर देगा, सेंट टू एवरी पर्सन एंटाइटल्ड टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 130 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि वो जो भी सीएजी कमेंट करेगा या तो ऑडिट रिपोर्ट पे या सप्लीमेंट पे, जो भी कमेंट करेगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ऊपर बताया था ना, इधर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी वो कमेंट करेगा उसकी वो सेंड कर देगा, वो सेंड कर देगा। तो उससे में क्या होगा, देखिए जो भी कमेंट करेगा सीएजी या तो ऑडिट रिपोर्ट पे कमेंट करेगा, ये जो सप्लीमेंट पे जो भी कमेंट करेगा उसकी कॉपी को वो सेंड कर देगा हर वो पर्सन को जो एंटाइटल्ड है टू गेट कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कॉपी है वो उस हर पर्सन को जो है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कॉपी है उसके कमेंट को वो हर पर्सन को जो है सेंड कर देगा अंडर सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट में जो बताए गए हैं उनको सेंड कर देगा। और उसको क्या करेगा सीएजी कि उसको प्लेस कर देगा एनुअल जनरल मीटिंग में भी जो है वो प्लेस कर देगा, 2 मिनट, वो जो है एनुअल जनरल मीटिंग में भी जो है प्लेस कर देगा उसको एट द सेम टाइम इन द सेम मैनर एज ऑडिट रिपोर्ट को जो है सेम टाइम और सेम मैनर में जो है वो एजीएम में भी प्रेजेंट कर देगा। और उसकी जो है कमेंट को वो हर वो पर्सन को जो है जो एंटाइटल्ड टू गेट कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो कॉपीज लेने के लिए एंटाइटल्ड है उनको उस पर जो कमेंट सीएजी ने दिया उसको भी वो सेंड कर देगा अंडर सेक्शन 136 के तहत। तो आपको समझ आ गया, और एजीएम में भी उसको प्लेस कर देगा ऑडिट रिपोर्ट को। तो आज के लिए इतना ही, हम क्लास को वाइंड अप करते हैं और उस जल्दी से हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं और जल्दी से इन सबको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप खत्म कर देंगे, और उससे पहले जाने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कंपनीज एक्ट को पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उनको शेयर कीजिए ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर को, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस टेलीग्राम चैनल से को क्लिक करके आप लिंक को क्लिक करके सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको जो है इसी प्रकार के सारे नोट्स मिलते रहेंगे। हम बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है लेके आएंगे। तो आज के